अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूँ उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे बीथोवन के बारे में। बीथोवन जो है वो बहुत ही फेमस जर्मन म्यूज़िक कंपोज़र हैं और पियानिस्ट है। एक टाइम था उनकी ज़िंदगी का जब उनकी हियरिंग सेंस जाने लग गई आहिस्ता आहिस्ता, और एट द एज ऑफ 44 वो कम्प्लीटली डेफ हो गए। अब आप ये सोचिए कि म्यूज़िक जो था वो ऐसी चीज़ थी जिनसे उनको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार था, और अब वो म्यूज़िक को ही नहीं सुन सकते, और वो कंपोज भी करते थे। तो जाहिर है, आई डोंट नो कि किस तरह का स्टेट ऑफ माइंड उनका रहा होगा, पर वो रुके नहीं। उन्होंने अपनी म्यूज़िक कंपोजिशंस को रोका नहीं और वो चलते गए। तो उस टाइम पे वो क्या करते थे कि जब उनको थोड़ी बहुत हेयरिंग लॉस उनकी हो रही थी, तो वो ऐसे पियानो के साथ कान लगा के उसको सुनते थे ताकि उनको समझ आए कि मतलब क्या कंपोज कर रहे हैं वो। बाद में जब उनकी जो हेयरिंग सेंस है वो पूरी तरह से चली गई, तब वो सारी की सारी मेलोडी अपने माइंड में उसको कंपोज करते थे, यानी पेज पे लिख के और माइंड में कंपोज करते थे, फिर उसको पियानो पे बजाते थे। तो मतलब बहुत मुश्किल टाइम रहा होगा, और वो टाइम भी 16-17 सेंचुरी का था। तो अब सोचो क्या रिसोर्सेज होंगे, क्या इन्फॉर्मेशन होगी, क्या हेल्प सीकिंग होगी। और मतलब इस उसमें भी टाइम में भी अगर आप वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक कंपोजर्स ऑफ ऑल टाइम बन सकते हो, तो आई थिंक फिर आपका कोई जवाब नहीं है। इस टाइम में जब उनकी हियरिंग जो सेंस है वो जा रही थी, उस टाइम पे उन्होंने एक अपनी सिम्फनी कंपोज की थी जिसका नाम था नाइन्थ सिम्फनी, और वो उनके वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स में से एक है। ये चीज़ प्रूव करती है कि जो जीनियस होता है वो कभी भी अपने काम में रुकता नहीं है। चाहे आप उनसे कितने भी रिसोर्सेज ले लो, या उनको कितने भी रिसोर्सेज दे दो, या कुछ उनके आगे बड़ी से बड़ी दीवार खड़े कर दो, वो उसको तोड़ के आगे निकल जाते हैं। इसके बारे में एक कोट है आइजैक स्टर्न का कि अ मैन पोजेसेस टैलेंट, जीनियस पोजेसेस द मैन। इस कोट का एक्चुअली मतलब यह है कि जो भी इंसान जिसमें टैलेंट होता है ना, तो इंसान उस टैलेंट को कंट्रोल करके कोई काम करता है। लेकिन जो जीनियस होता है ना, वो जो जीनियस क्वालिटी है उसमें, वो उसको कंट्रोल करती है और उससे मास्टरपीसेस बनवाती है उस जीनियस से। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जो वाकई गिफ्टेड लोग होते हैं, या जो कुछ ऐसा कर देते हैं जो वाकई कभी कोई सोच भी नहीं सकता करने का। उन लोगों में ये क्वालिटी होती है कि उनकी जो जीनियस वाली क्वालिटी है वो उनको कंट्रोल कर रही होती है। बीथोवन के लिए दुनिया की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट कंपोजर्स बन जाना आई थिंक एक मिरेकल है, क्योंकि जो उनकी लिमिटेशंस थी उसके हिसाब से उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और बहुत मेहनत की और बहुत सारे डाउन्स देखे उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो अपना काम था उसको फुल ऑनेस्टी से किया, और आई थिंक तभी वो उसमें बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। उन्होंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी आइसोलेशन में गुजारी, यानी अकेलेपन में गुजारी। आई थिंक जीनियसेस का कहीं ना कहीं ये बात उनके लिए सही होती है कि वो लोनली ही होते हैं, ज़्यादा लोग इंटरेक्ट नहीं करते, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे होते कि वो क्या कर रहे होते, तो लोग उनसे दूर भागते हैं। और आई थिंक वही चीज़ फिर उस लेवल पे काम को उनके लेके जाती है, क्योंकि फिर उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई नहीं होता उनके इर्द गिर्द। बीथोवन ने अपनी सैडनेसेस, अपनी फ्रस्ट्रेशंस और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, सारी चीज़ों को एक्सप्रेस किया अपने म्यूज़िक के थ्रू, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी थिंकिंग लैंग्वेज ही म्यूज़िक थी। वो म्यूज़िक में सोचते थे, वर्ड्स में उनको इतने थॉट्स नहीं आते थे जितने उनको म्यूज़िकल नोट्स में आते थे। अक्सर उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। बहुत से लोग उनके म्यूज़िक को सुन के रोते हैं। म्यूज़िक के लेवल पे जाके इतने इमोशंस को ट्रिगर कर पाना, और वो भी बीथोवन के टाइम में, आई थिंक वो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। म्यूज़िक कॉम्पोजिशन एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी लैंग्वेज का वाला बंदा समझ सकता है, और आई थिंक ये एक ऐसी आर्ट है जो मतलब सबको समझ में आती है और कोई भी इसके साथ रिलेट कर सकता है। तो ये काफ़ी एडवांटेज है ऐसी आर्ट का कि आपकी रीच काफ़ी ज़्यादा लोगों तक चली जाती है। ज़्यादातर जो क्रिएटिव जीनियसेस होते हैं ना दुनिया में, वो अपनी आर्ट के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं।
तो बेथोवन के केस में भी ऐसा ही था कि वो अपने म्यूज़िक के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। जो भी उनकी लाइफ में ट्रेजेडीज़ हुई हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो भी उनको दुख पहुँचे हैं, तो वो उनको अपने म्यूज़िक के थ्रू एक्सप्रेस करते थे। अब इसमें ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको सही तरीके से अपने आर्ट को चैनलाइज करना है, यानी अपने जो भी इमोशंस हैं, जो भी चीज़ है, उसको चैनलाइज करना है, नहीं तो आप कुछ भी मतलब बनाने लग जाओगे। अब ये बेथोवन का ही कोट है कि टोन साउंड एंड रोर एंड स्टॉर्म अबाउट मी अंटिल आई हैव सेट देम डन इन नोट्स। यानी कि रैंडम थॉट्स आइडियाज़ तो आ रहे हैं उनके दिमाग में म्यूज़िक से रिलेटेड, लेकिन जब तक उनको नोट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको बहुत तरीके से चैनलाइज करना होता है, चाहे वो कोई भी आर्ट हो सकती है, वो राइटिंग भी हो सकती है, वो पेंटिंग भी हो सकती है, वो म्यूज़िक कंपोजिशन भी हो सकती है, वो फिल्म मेकिंग भी हो सकती है इवन। अब बेथोवन के बारे में और अगर आपको बताऊं तो उन्होंने जितने भी रिदम्स थे और मेलोडीज़ थे उनमें रूल्स को ब्रेक किया, यानी जो कन्वेंशंस, जो नॉर्म्स उस टाइम पे थे म्यूज़िक को लेके, उन्होंने उसको ब्रेक करने की कोशिश की। बेथोवन की एक ख़ास बात ये थी कि जो भी पीसेस वो अपने कंपोज करते थे उनको सिर्फ वही परफॉर्म कर सकते थे, क्योंकि जब वो और म्यूजिशियंस के पास लेकर जाते थे तो उन म्यूजिशियंस के लिए वो जो पीसेस हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते थे कि वो ज़्यादातर मना कर देते थे, क्योंकि वो परफॉर्म कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो इस लेवल पे लिखे गए होते थे बाय बेथोवन कि उनको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल था। तो ये बड़ी यूनिक क्वालिटी थी उनमें। ये अक्सर जीनियसेस के साथ होता है कि जो वो काम करते हैं ना उसको सिर्फ वही समझते हैं और वही कर सकते हैं। तो बेथोवन के केस में भी ऐसा ही था। बेथोवन एक ऐसे म्यूज़िक कंपोज़र हैं जिन्होंने वाकई म्यूज़िक के स्टेटस को एलिवेट किया, क्योंकि उस टाइम पे म्यूज़िक को सिर्फ सरफेस लेवल एक चीज़ समझा जाता था, लेकिन बेथोवन के म्यूज़िक से ये चीज़ एस्टेब्लिश हुई कि म्यूज़िक में एक फ़िलोसॉफिकल और एक इमोशनल मीनिंग भी होता है जिसको बहुत कम लोग देख पाते हैं। तो ये बेथोवन ने अकॉम्प्लिश किया था अपने काम के थ्रू। अब मैं उनके जो म्यूज़िक पीसेस हैं उसकी टेक्निकलिटीज़ में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊंगा कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें अटेम्प्ट की हैं जो पहले किसी ने नहीं की। जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने कुछ रूल्स को ब्रेक किया। उसके अलावा जो उनके पैटर्न्स थे कुछ वो भी बड़े डिफरेंट किस्म के थे। बहुत सारे इमोशंस ट्रिगर कर पाते थे वो अपने म्यूज़िक के थ्रू, जो कि उस टाइम पे लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल था। तो ये बहुत यूनिक क्वालिटी थी उनकी। अब बेथोवन के बारे में मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की वो करने का मकसद ये था कि आप इससे कुछ सीख पाओ और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर पाओ। सिर्फ एक यही चीज़ अगर आप देख लो कि यार इतनी मुश्किलों के बावजूद जब ऐसे लोग नहीं रुकते तो आपको भी रुकना नहीं चाहिए। जो भी आप करना चाहते हो, जिस भी ड्रीम को अचीव करना चाहते हो, सक्सेस को अचीव करना चाहते हो, जिस भी तरह की जो भी आर्ट फॉर्म परस्यू करना चाहते हो, उस आर्ट फॉर्म में अपना पूरा दम लगा दो और उसको ऐसे लेवल पे ले जाओ कि जो आज से पहले कभी कोई ना लेके गया हो। सिर्फ हैबिट्स का खेल होता है सारा। अब ज़्यादातर लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि यार ये जो लोग होते हैं जीनियस, ये तो बॉर्न जीनियस होते हैं और हम इनके लेवल पे नहीं पहुँच सकते। चलो ये बात मान भी लेते हैं कि वो बॉर्न जीनियसेस होते हैं, तो क्या उनसे सीख के आप कुछ तो उनके लेवल का बन जाओगे? मतलब वो 100% हैं तो आप 5% तो बन जाओगे, तो आप वो 5% ही तो बन जाओ एटलीस्ट। और ये बात मैं आपको बड़े साफ बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई काम आप करने लग जाते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आप उस काम को किस लेवल पे लेके जा सकते हैं और आपके अंदर एक्चुअल में कितना पोटेंशियल है। आपको एक्चुअल में ये पता चलता है कि आप लिमिटलेस हो और जो काम आप करना चाहते हो उसमें भी आगे कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना आगे जा सकते हो। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।